हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज क्लास नंबर रहने वाली हमारी 42 यानी कि 42, और अभी तक 41 क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूं। और उनकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको TGT PGT एस्टेट EMRS LT ग्रेड के नाम से, तो वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। वहीं से मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया था वीडियो नंबर 1 से, और ये 42 की 42 क्लासेस में आपको हिंदी साहित्य ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में क्या, कल से यानी कि परसों से ही हम क्लास नंबर 39 या 40 से हमने छायावाद शुरू किया हुआ है। 2 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ छायावाद की। और जो पहली क्लास थी उसमें छायावाद की समय सीमा, उसका नामकरण, जो भी है वो सारी बातें हम छायावाद की फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे। और कल जो है छायावाद के मैंने कवि पढ़ाने शुरू किए थे, और सबसे पहला कवि जो है हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने उनकी रचनाएं बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। इससे पहले वाली क्लास नंबर 41, उसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाया है। तो इस तरीके से आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, और जिनको याद नहीं हो रही वो याद कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि छायावाद की वृत्तत्री और लघुत्री मैंने बताई थी, तो वृत्तत्री में जो है 3 आते हैं जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। ये सारी बातें मैं बता चुकी थी, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन ये बृहत्तरी के अंदर आते हैं। इन्हें ही छायावाद के ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे जाते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो इन 4 इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और फिर महादेव वर्मा। तो इनमें से जयशंकर प्रसाद निराला को हम पढ़ लिया था हमने। और आज की इस वीडियो लेक्चर में जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ लिया था, और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी रचनाएं जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखते हैं कि इनका जो संक्षिप्त जीवन वृत्त है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1899 में, और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। इनका जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर है, और मृत्यु हुई इनकी इलाहाबाद में। तो पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी, और इनकी पुत्री थी सरोज स्मृति। तो यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सरोज जो है इनकी बेटी का नाम था, और इसी के स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति नामक रचना लिखी, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार रही। जयशंकर प्रसाद की जैसे कि उर्वशी इम्पोर्टेंट है, कामायनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से निराला की सरोज स्मृति। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी काव्य कृतियाँ देखेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और उन्हें भी बेहतरीन ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे। और निराला की जितनी भी काव्य कृतियाँ हैं यानी कि जो रचनाएँ हैं, लगभग यहाँ पर 12 दी गई हैं। इन सभी को आप बिल्कुल सीक्वेंस से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से भी कोई भी 4 रचनाएं देकर आपको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से इनकी रचनाएं हैं, एक बार सारी पढ़ लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांधे काकली, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब इनमें से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें है अनामिका, परिमिल, गीतिका और तुलसीदास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये 4 रचनाएं देकर इन्हें क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। तो आप थोड़ी सी इन्हें ट्रिक बनाने की अगर मैं कोशिश करती हूँ, आपको अच्छी लगे तो। अनामिका, जैसे कि अनामिका किसी फीमेल का नाम है, और परिमिल और गीतिका। ठीक है, तो 2 तो यहाँ अनामिका और परिमिल आते हैं मिलकर किसके पास, गीतिका के पास। गीतिका के साथ कौन होता है, पहले से ही तुलसीदास। यानी कि 2 पेयर हो गए, अनामिका और परिमिल, गीतिका और तुलसीदास। ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, कुकरमुत्ता के पास। ठीक है, कुकरमुत्ता का कोई पेड़ होता है, उसको देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर कौन होती है, अणिमा और कुकरमुत्ता। फिर आगे आपको सबके सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुकरमुत्ता की एक बेल होती है, उस बेल के क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, और उस पत्ते की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक है, कुकरमुत्ता, बेल, बेला, नए पत्ते, और उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और आराधना कैसे करते हैं, गीत गाकर करते हैं। और कब करते हैं, संध्या के समय करते हैं। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुकरमुत्ता नाम की एक बेल है, उसकी
बेल है उसके नए पत्ते हैं और उन पत्तों से हम अर्चना करते हैं। अर्चना और आराधना दोनों करते हैं, हम गीत गाकर करते हैं, संध्या के समय करते हैं। तो आपको याद होंगी। अब इन्हें फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। अनामिका और परिमल मिलकर गीतिका के पास जाते हैं। गीतिका के पास ऑलरेडी कौन होता है? तुलसीदास, उसका दोस्त होता है। फिर ये चारों मिलकर कुकरमुत्ता के एक बेल के पास जाते हैं, तो वहाँ पर अणिमा मिलती है। तो कुकरमुत्ता की एक बेल होती है, बेल के नए पत्ते होते हैं, पत्तों से अर्चना करते हैं और आराधना करते हैं। कैसे करते हैं? गीत गाकर करते हैं और संध्या के समय करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको, और फिर अगर आप इसके राइटर का नाम भी साथ जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि सांदे काकली के समय अर्चना करते हैं। कैसे करते हैं? निराला तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आपको कवि का नाम भी याद हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको ये सभी रचनाएं याद हो गई होंगी। और इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया था, तो आप इसका भी रिस्पॉन्स करें कि आपको ट्रिक कैसी लगी, ताकि मैं हर जो कवि की रचनाएँ हैं उन्हें ट्रिक से करवाने का प्रयास करूँ। निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य निम्नांकित हैं। यानी कि निराला की किसी भी कविता की अगर हम बात करें तो उसमें प्रथम रचना कौन सी है और अंतिम रचना कौन सी है। इस तरीके से कई प्रश्न बनते हैं अंतिम और प्रथम को लेकर, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम संग्रह, अंतिम संग्रह, प्रथम कविता, अंतिम कविता। तो प्रथम काव्य संग्रह कौन सा इनका? अनामिका। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम बिल्कुल क्रम से याद करेंगे अनामिका। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? सांदे काकली। ये तो दोनों आपको इजीली याद हो गए होंगे। मैंने अभी कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हमें याद नहीं होता, तो उनके लिए मैंने ये कोशिश की है कि मेरे साथ जुड़े हुए हर बच्चे को, देखो ऐसा रहता है कि टीचर ने फिर पढ़ाया ही क्या, जब पढ़ाया हुआ जो पढ़ रहे हैं उनको समझ ही नहीं आया। ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आए। लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं हैं भैया याद तो रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य है, मैथ के कोई सम नहीं है ये जो सोल्व करने से आ जाएंगे। प्रथम काव्य संग्रह याद रखिए अनामिका, अंतिम काव्य संग्रह याद रखे सांधे कांकली, और प्रथम कविता है जूही की कली जो 1916 में प्रकाशित हुई। अब जैसे कि अंतिम कविता है इनकी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक है, याद रखें। ये जो मैंने अभी तक आपको 12 बताए थे ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब कविता है प्रथम जूही की कली 1916 और अंतिम कविता का नाम है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। बस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। देखो एस्टेट वाले कैंडिडेट जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी तो बोलेंगे मैम आप वीडियो रेगुलर डालें, जल्दी डालें, ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें। और अब जब एस्टेट की डेट नहीं आई है तो सारे शांति से बैठ गए। फिर जब डेट आएगी 10-15 दिन मिलेंगे, 20 दिन मिलेंगे, तो उसमें आपको याद नहीं होगा। ये पेपर अगर अब नहीं हुआ ना, अब तो मुझे नहीं लगता होता तो ये 30-31 को हो लेता। अब फरवरी में 15-16 से 9, 10th और फिर 25 के आसपास जो है 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब होंगे तो 15 से पहले हो सकते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं। उसके बाद ये पेपर फिर से अप्रैल मई में जाकर होगा। ठीक है, तो आप लगातार बने रहें हमारे साथ और अपनी वीडियोज़ देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। निराला कृत जो अनामिका काव्य संग्रह है और जो परिमल, अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं। देखो इनका ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनके अनामिका काव्य संग्रह में कौन कौन सी कविताएं हैं और परिमल काव्य संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो ये हम देख लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए आराम से पढ़ा रही हूँ एक एक कवि करके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। इनमें एक एक कवि, 4 कवियों में तो आपका छायावाद ही खत्म हो जाएगा। अब देखो अनामिका का द्वितीय संस्करण और ये है परिमल। तो परिमल में ये कविताएं आती हैं, इनका काव्य संग्रह है, और जो अनामिका है वो इन कविताओं का काव्य संग्रह है। तो दोस्तों अब देखते हैं। अनामिका कब प्रकाशित हुई थी? 1938 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था। और
इसमें कौन कौन सी हैं? अनामिका, अनामिका के साथ ही चलते हैं, जोड़कर देखते हैं। इसमें ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अनामिका पर इसमें काव्य संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं, एक बार पहले पढ़ लेते हैं। तो पहली रचना है सरोज स्मृति, और दूसरी है सम्राट एडवर्ड के प्रति, तीसरी है प्रेषी, चौथी है राम की शक्ति पूजा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर है रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। अब देखो आपको कैसे याद रखनी है कि अनामिका ने देखा किसको? रेखा को देखा पत्थर तोड़ते हुए, और ये बात सच है, ठीक है। और रेखा के साथ रेखा की प्रियसी, प्रिय सखी सरोज भी थी। कैसे याद रखेंगे? सरोज और रेखा की प्रिय सखी प्रेयसी, और इन्होंने दोनों को पत्थर तोड़ते हुए देखा, तोड़ते पत्थर देखा, सही में सच में देखा। किसने देखा? राम ने देखा और एडवर्ड ने देखा। राम और एडवर्ड ने सरोज, रेखा, प्रेयसी को पत्थर तोड़ते तोड़ते पत्थर देखा, सच है, ठीक है। मेरे ख्याल से ट्रिक आपको इजीली याद हो गई होगी। राम की शक्ति पूजा का भी सन याद रखें, 1936 में प्रकाशित हुई थी, और सरोज स्मृति का भी जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आप जरूर याद रखें, 1935 में। तो दोस्तों मैं तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको याद होंगी। देखो ये फीमेल है अनामिका, तो इसमें सारी फीमेल है, अनामिका, प्रेसी, रेखा और सरोज, ये सारी फीमेल है। तो फीमेल के साथ फीमेल ही बैठ के सही बनता है। तो क्या फिर से ट्रिक बता देते? तो रेखा और रेखा की प्रिय सखी प्रेयसी और सरोज, तीनों ने तोड़ते हुए पत्थर देखा, सच्ची में देखा। और नहीं, तीनों पत्थर तोड़ रहे थे, इनको किसने देखा? राम ने देखा और एडवर्ड ने देखा। जब ऑप्शन में आपको एडवर्ड के प्रति मिलेगा और राम की शक्ति पूजा मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसके, निराला की रचनाएं हैं। और ये किसमें है? ये सारी कविताएं इस अनामिका संग्रह में हैं। अब बात करते हैं परिमिल काव्य संग्रह की। ये कब प्रकाशित हुआ? नहीं सॉरी, इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं? तो इसमें देखो सबसे पहले सारी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। देखो, अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। अब ये रचनाएं हैं और इन्हें कैसे याद करोगे? इन्हें देखते हैं। परिमल, मैंने बताया था ये मेल कैरेक्टर है। तो परिमल और परिमल की विधवा क्या मांग रही थी? भिक्षा मांग रही थी। कब मांग रही थी? संध्या के समय। कहाँ मांग रही थी? पंचवटी में, ठीक है। देखो परिमल, परिमल की जो विधवा है वो भिक्षुक के रूप में संध्या के समय विधवा जो थी भिक्षा मांग रही थी संध्या के समय पंचवटी की नामक जगह पर। पंचवटी प्रसंग याद हो गया होगा। मौसम कैसा था? जूही की कली खिली हुई थी, बादल राग, बादल मंडराए हुए थे। और कहाँ पर? जहाँ अधिवास यानी कि जहाँ पर वो थी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगर आपको याद ना हो तो। याद कैसे रखेंगे? परिमल, परिमल की विधवा भिक्षा मांग रही थी संध्या के समय, संध्या सुंदरी। और पंचवटी नामक स्थान पर, पंचवटी प्रसंग। मौसम कैसा था? बादल छाए हुए थे, जूही की कली के फूल खिले हुए थे, और अधिवास। दोस्तों सच में बताना कमेंट करके कि आपको ट्रिक कैसी लगी। अगर ये ट्रिक आपको बकवास लग रही है तो फिर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि छायावाद के अंदर या हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक देखो किसको माना जाता है? निराला को। अब ये बात आप समझने की कोशिश करें। अभी तक जब मैं बात करूँ रीतिकाल तक की और आधुनिक काल के भारतेंदु और द्विवेदी युग में भी लगभग, और वैसे रीतिकाल तक तो सभी लोग छंदों के चक्कर में पड़ रहे थे, खासकर रीतिकाल में तो खूब, इससे पहले भी। और निराला ने ये बात कही थी कि जब मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है तो कविता को भी स्वतंत्र कीजिए। जब मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है तो कविता को क्यों छंदों में बांध रखा है? तो इन्होंने छंद मुक्त कविता करने की बात कही थी। तो मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला को माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। मतलब मुक्त छंद को रबर या केचुआ क्यों कहा?
क्योंकि छंद के अंदर क्या होते हैं, या तो छंद वार्णिक होते हैं या फिर छंद मात्रिक होते हैं। तो उसमें तो क्या होता है, मात्रिक, मैंने गलत लिख दिया, मात्रिक छंद या तो वार्णिक होते हैं या मात्रिक। जब कोई भी कवि इन छंदों का इस्तेमाल करता है तो वो मात्राओं में और वर्णों में बंध जाता है। लेकिन जब अगर इन छंदों का प्रयोग नहीं करेगा और मुक्तक रूप से रचनाएं लिखेगा बिना किसी छंद का प्रयोग करते हुए, तो लिखता लिखता चला जाएगा। तो इसलिए अधिकतर आलोचकों ने उसे रबर कहा। जिस तरीके से रबर बढ़ता चला जाता है वैसे ही उस कविता को बढ़ाते चले जाते हैं। केचुआ भी इसी तरीके से होता है, लंबा लंबा लंबा। ठीक है, तो इस तरह की कविताएं लिखते जाते हैं। तो याद हो जाएगा आपको अच्छे से। हम ना हिंदी को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है, निराला ने कविता को हिंदी का कवित छंद को, कवित छंद है ना, कवित, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, उन्हीं में कवित छंद भी होता है। तुलसीदास इसका प्रयोग करते थे। तो निराला ने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। जातीय छंद, निराला ने जातीय छंद किसे कहा है, कवित छंद को कहा है। याद रखे दोस्तों, अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। देख लो, ये बात यहाँ पर आ गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न किसने कहा, ये कथन किसका है, तो ये निराला का है। और इसने ये कथन इनके कौन से काव्य संग्रह में कहा, तो परिमल नामक काव्य संग्रह में कहा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और निराला कृत स्रोत स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने मर्जी स्टार लगाए आप लगा सकते हैं इस पर, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्रोत स्मृति मैंने पहले भी बताया था कि 1935 में प्रकाशित हुई थी और इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी का प्रथम शोक गीत किस रचना को माना जाता है, तो आपको बताना है स्रोत स्मृति, निराला द्वारा रचित स्रोत स्मृति नामक रचना को। तो एक एक पॉइंट, हर लाइन में एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवासर रामायण है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, राम की शक्ति पूजा एक कविता है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, अभी मैंने बताया था। इसे एक महाकाव्य का नाम, इस महाकाव्य राम की शक्ति पूजा महाकाव्य कहा जाता है इसे। तो इस महाकाव्य की उपज कहाँ से हुई, कहाँ से विचार आया, तो बंगला की एक रचना है और बांग्ला भाषा की एक रचना है, उसका नाम है कृतवास रामायण। इस रामायण से उनको प्रेरणा मिली और निराला ने लिख डाली राम की शक्ति पूजा नामक महाकाव्य। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। बस वीडियो को जमकर आप लाइक करें। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। ये बात मैं, काव्य के भेद है, ये महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य। तो खंड काव्य में क्या होता है कि किसी एक घटना को लेकर आधार बनाकर रचनाएं लिखी जाती, रचना लिखी जाती है पूरी, वो उसमें एक ही घटना होती है, तो उसे उस घटना के एक ही भाग का उसमें वर्णन होता है, तो ये खंड काव्य कहलाता है। तो तुलसीदास नामक रचना कैसी है, एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य में एक प्रश्न तो ये बन जाएगा। दूसरा कि इसमें कितने छंद हैं, तो इसमें 101 छंद हैं। निराला जो है ओज, ओदाते और विद्रोह के कवि हैं। जब मैंने एक बार केवीएस का एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखा तो उसमें ये क्वेश्चन जो है अदर अदर मतलब ऊपर ऊपर ही रखा हुआ था। कितना आसान है कि निराला को किस प्रकार का कवि कहा जाता है, तो निराला को विद्रोह का कवि कहा जाता है। दूसरी बार आपसे पूछ ले कि ओज का कवि किसे कहा जाता, तो ओज ओदाते, ओदाते उदार से बना है। ओज उदारता तो आप समझते ही हैं, उदारता, उदार जो होता है दिल से, उदारता और विद्रोह के कवि हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। निराला अकुंठ एवं वैशक श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं, ये भी याद रखना है, ये भी अगली बार पूछ सकते हैं। निराला जो अकुंठ एवं वैशक श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं, ये कथन भी आपको याद रखना है। ये आसान शब्द हैं, इनके मतलब आप समझ रहे होंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी जितने मर्जी स्टार लगा लें। देखो, बहु मतलब अनेक, वस्तु मतलब वस्तु, और स्पर्शनी अनेक वस्तुओं को स्पर्श करने वाली प्रतिभा,
ये नहीं कि किसी एक ही चीज़ की तरफ इनका दृष्टिकोण गया हो, एक ही वस्तु को स्पर्श करने के इनके जो दृष्टिकोण है, वो प्रतिभा जो है उस चीज़ को समझने की, वो अलग अलग है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इन्हें कहा है ये किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब दोस्तों अगला कवि आता है सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितनी छोटी वीडियो होती है उसमें उतना ही अच्छे से पढ़ाने का मन करता है, तो आप भी पढ़ते रहिए। 2 वीडियो में या हो सकता अगली में तो मैं सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा दोनों ही पढ़ा दूँ, तो एक वीडियो और बनेगी इसमें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। अगर आप उस समय वीडियो को नहीं देख पाते हैं जिस टाइम अपलोड करते हैं, तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप टेलीग्राम पे जाएं, SY हिंदी प्लेटफॉर्म लिखें और सर्च करें तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसे आप ज्वाइन कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।